जय हिंद दोस्तों। परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो गया है, जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए और फिर मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक 1857 की क्रांति है। इस पे एक लेक्चर हो चुका है आपका। इसका बचा हुआ जो हिस्सा है वो आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आरंभ किया था और उसमें से कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिया था। लगभग लगभग आधा सिलेबस हमारा उसका पूरा हो गया था। आधा जो बचा हुआ हिस्सा है आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे और इस तरह से 2 लेक्चर के माध्यम से ये क्रांति हमारी पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए और हम लोग आरंभ करते हैं आज के टॉपिक को, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को, जिसको 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए। टॉपिक पे हम लोग आते हैं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस टॉपिक को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था और उसमें आधी बातों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। लेक्चर काफी बड़ा हो रहा था तो उसको हम लोगों ने वहीं पर रोक दिया था। बचे हुए हिस्से को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए और हम लोग टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 1857 की क्रांति का स्वरूप किस तरह का था। स्वरूप के बारे में हम समझ चुके हैं पिछले क्लास में। जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग पिछला क्लास जरूर देखेंगे तो 1857 की क्रांति का पूरा स्वरूप आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर स्वरूप हम लोगों ने देख लिया था। इसमें इतिहासकार 2 भागों में बटे हुए हैं। कुछ इतिहासकार जो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे उनका मानना था कि 1857 की क्रांति केवल एक सैनिक विद्रोह था, ये कोई क्रांति थी ही नहीं, बल्कि ये हिंदू मुसलमानों का ईसाइयों के खिलाफ षड्यंत्र था, बर्बर लोगों का सभ्य लोगों के खिलाफ षड्यंत्र था। तो वो 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम मानने से ही इनकार कर देते हैं। लेकिन जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उनका मानना है कि नहीं, भारत में ये पहली क्रांति थी और पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत को लोग यूनाइट हुए और यूनाइट होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। तो इनका मानना है कि ये विशुद्ध रूप से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था भारत के लिए। तो स्वरूप में इस बात को हम लोग समझ चुके हैं पिछले क्लास में कि किस इतिहासकार ने क्या बात कही है। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग बातें कही गई हैं। स्वरूप के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था। उसके बाद 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या क्या थे इसके बारे में भी हम समझ चुके हैं, प्रमुख कारणों के बारे में। और प्रमुख कारण में हम लोगों ने देखा था कि इसके बहुत सारे कारण थे। कोई भी क्रांति एक दिन का परिणाम नहीं होता, बल्कि बहुत सारे कारण होते हैं, इकट्ठा होते 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 और वो क्रांति का रूप धारण कर लेता है। कोई भी आंदोलन एक दिन का परिणाम नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। तो यहाँ भी बहुत सारे कारण थे। इसमें कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ धार्मिक और सामाजिक कारण थे, कुछ आर्थिक कारण थे, कुछ प्रशासनिक कारण थे, कुछ सैनिक कारण थे, जिसके वजह से ये क्रांति होती है। और अंत में तत्कालिक कारण इसका जुड़ता है। और तत्कालिक कारण में हमने आपको बताया था कि पुराना जो ब्राउन बेस बंदूक था उसके जगह पे एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग होने लगा और उस एनफील्ड राइफल्स में जो कारतूस भरा जाता था उस कारतूस के ऊपर गाय युक्त और सुअर की चर्बी युक्त उस पे लेयर लगा होता था। उस लेयर को दांत से खींचना पड़ता था, उसके बाद उस कारतूस को उस राइफल्स में भरा जाता था। ये जब अफवाह फैल गई कि इसके लेयर में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सुअर मुसलमानों के लिए अपवित्र, तो दोनों लोग इसका प्रयोग नहीं करना चाहते थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उस सेना के सिपाहियों में भारतीय सिपाही भी सम्मिलित थे। तो ये भारतीय सिपाही इस कारतूस का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते थे। तो एक तत्कालिक कारण बनता है जिसकी वजह से ये विद्रोह होता है। तो ये सैनिक कारणों में और तत्कालिक कारणों में एक तालमेल बैठ जाता है। तो बहुत सारे कारण थे जिसके वजह से ये क्रांति का रूप धारण करता है। इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद क्रांति का आरंभ कैसे हुआ, इसकी योजना कैसे बनाई गई, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया था।
क्रांति की योजना। और इसके बारे में हमने आपको बताया था कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नाना साहब के एक करीबी व्यक्ति थे जिनका नाम था अजीमुल्ला खां, और सतारा के राजा के एक करीबी थे जिनका नाम था रणोजी बापू। तो दो लोग थे, एक अजीमुल्ला खां थे और एक रणोजी बापू थे। इन दोनों ने मिलकर के क्रांति की योजना बनाई थी। तो ये पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना है। अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां और रणोजी बापू, रणोजी बापू, इन दोनों लोगों ने मिलकर के क्रांति की योजना बनाई थी। लंदन में बैठकर, ब्रिटेन में ही बैठकर ब्रिटेन के विरुद्ध इन लोगों ने षड्यंत्र रचा था और भारत में क्रांति की योजना बनाई हुई थी। और क्रांति का एक डेट निर्धारित किया गया था जिसको कहा जाता है क्रांति का आरंभ। तो क्रांति का डेट, इसकी तिथि क्या निर्धारित की गई थी? तो इसकी तिथि थी 31 मई 1857। 31 मई 1857 का डेट निर्धारित किया गया था कि इसी डेट पर पूरे भारत में आंदोलन का सूत्रपात किया जाएगा। सभी केंद्रों पर, सभी सेंटर पर एक साथ आंदोलन चलाए जाएंगे, एक साथ अंग्रेजों पे अटैक किया जाएगा और अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जाएगा। तो पहली बार सारे लोग संगठित होते हैं, सारे राजा महाराजा जमींदार जितने भी लोग थे सारे लोग संगठित हुए। गुप्त सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था और इन सूचनाओं के माध्यम से सारे लोग संगठित होते हैं और संगठित होके अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ते हैं जिसको 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और इसकी तिथि क्या निर्धारित की जाती है? 31 मई 1857 निर्धारित की जाती है। लेकिन क्रांति का जो आगाज था वो निर्धारित तिथि के पहले हो गया और यही कारण था कि ये क्रांति आगे चल के असफल हो गई। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात समझ लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि क्रांति का आरंभ कैसे हुआ और क्रांति का प्रसार कैसे हुआ, उसके बाद क्रांति का परिणाम क्या हुआ और क्रांति के असफलता के क्या क्या कारण थे। तो ये पॉइंट्स अभी हमारे बाकी हैं, यानी क्रांति का आरंभ, इसके अलावा क्रांति का प्रसार, उसके बाद क्रांति का परिणाम, क्रांति का परिणाम, और अंत में असफलता के कारण ये क्रांति असफल क्यों हो गई। तो आज की क्लास में हम लोगों को क्रांति का आरंभ देखना है, क्रांति का प्रसार देखना है, क्रांति का परिणाम देखना है और क्रांति के असफलता का कारण देखना है। इतने बिंदुओं को आज हम लोग समझ लेंगे और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक 1857 की क्रांति का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको आरंभ करते हैं। सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए और इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्रांति का आरंभ हुआ था। तो डेट क्या निर्धारित किया गया था इसका? इसका डेट निर्धारित था 31 मई का, लेकिन क्रांति इससे पहले ही आरंभ हो जाता है। तो क्रांति का आरंभ कैसे होता है इसके बारे में समझते हैं। क्रांति का आरंभ, तो तत्कालिक कारणों में हमने देखा था कि पुराना जो ब्राउन बेस बंदूक था उसके स्थान पे एक नया राइफल्स लाया जाता है सेना में जिसको एनफील्ड राइफल्स कहा जाता है। तो पुराने पुराने ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया जाता है और इस एनफील्ड राइफल्स में जो कारतूस लगाई जाती है, जो कारतूस लगाई जाती है, इस कारतूस में गाय
और साथ में सूअर, गाय और सूअर की चर्बी लगे होने का अफवाह फैल गया। और इसके वजह से जो भारतीय सैनिक थे, हिंदू और मुसलमान सैनिक थे, वो लोग इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। अब हुआ क्या कि एक घटना घटित हुई और उसी घटना के कारण आगे क्रांति का आरंभ हो गया। और ये घटना क्या था? ये घटना था 29 मार्च 1857 का। 29 मार्च 1857 क्या हुआ था इस डेट को? भारत के एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे नाम के सैनिक थे। इनके जो अधिकारी थे, उन लोगों ने इनके ऊपर दबाव बनाया कि ये कारतूस का इस्तेमाल करें, इस चर्बी को दांत से खींचें और कारतूस को इस एनफील्ड राइफल्स में भरें। लेकिन मंगल पांडे ने मना कर दिया कि हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मण के लिए गाय का चर्बी मुंह में लेना कहीं से भी उचित नहीं होगा। ये अपने आप को बेधर्म नहीं करना चाहते थे। लेकिन इनके लेफ्टिनेंट जनरल ने इनके ऊपर दबाव बनाया कि इनको कारतूस का प्रयोग करना ही पड़ेगा। और परिणाम ये हुआ कि इन्होंने कारतूस को दांत से खींचा, कारतूस को भरा और अपने ही लेफ्टिनेंट जनरल बाग और ह्यूशन की हत्या कर दी। तो यहाँ पर इनके जो अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन, ये दो अधिकारी थे। लेफ्टिनेंट बाग थे, लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन थे। इन दोनों ने दबाव बनाया मंगल पांडे पर कि इस कारतूस का इस्तेमाल किया जाए। और मंगल पांडे ने इस कारतूस का प्रयोग तो किया, लेकिन कारतूस भरने के बाद अपने ही अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना कब की है? 29 मार्च 1857 की घटना है। और जैसे ही इन्होंने हत्या किया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद 10 दिन के अंदर इनको फांसी की सजा दे दी गई। मतलब इनको मौका भी नहीं दिया गया अपना पक्ष रखने का, जबकि न्याय प्रणाली यही कहता है कि जो अपराधी है उसको भी मौका मिलना चाहिए अपना पक्ष रखने का, लेकिन इनको मौका नहीं दिया गया। और हुआ क्या? 8 अप्रैल 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो गई। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो 29 मार्च को इन्होंने हत्या किया था और 8 अप्रैल को इनको फांसी की सजा सुना दी जाती है। इतने कम समय के अंदर 10 दिन के भीतर इनको फांसी की सजा दे दी गई। और जब ये घटना हुई तो भारत के जो अन्य सैनिक थे, उन लोगों में भी रोष उत्पन्न हुआ कि आज मंगल पांडे के साथ इस तरह का हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो इससे क्या हुआ? इनके अंदर रोष उत्पन्न हुआ और इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह कब किया, इसको अब हम लोग समझते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि मंगल पांडे ने हत्या कब किया था? 29 मार्च 1857 को। किसकी हत्या किया था? जनरल बाग की और ह्यूशन की। और इनको फांसी पर कब चढ़ाया गया? तो इनको फांसी दिया गया है 8 अप्रैल 1857 को। अब आगे क्या हुआ? अब आगे जो भारतीय सैनिक थे, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी, 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के सैनिकों ने 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। क्रांति का आगाज यहीं से होता है। तो जो डेट निर्धारित किया गया था
निर्धारित तिथि, तो निर्धारित तिथि क्या थी? निर्धारित तिथि था 31 मई 1857। लेकिन क्रांति का आगाज कब हो गया? तो क्रांति का आगाज हो जाता है 10 मई 1857 को ही, यानी निर्धारित डेट से पहले ही सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। विद्रोह करने के बाद सारे हथियार लूट लिए गए, और हथियार लूटने के बाद ये सैनिक यहाँ पे अधिकार कर लेते हैं, और अधिकार करने के बाद ये लोग दिल्ली के लिए कूच कर जाते हैं। और होता क्या है कि 11 मई 1857 को ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। 11 मई 1857 को ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं, और 12 मई यानी अगले दिन 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं, यानी अंग्रेजों का अधिकार समाप्त हो जाता है दिल्ली पर। दिल्ली पर इन लोगों का कब्जा हो जाता है, और जब दिल्ली पर इनका कब्जा होता है तो आप जानते हैं कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को यहीं दिल्ली में लाल किले में रखा गया था। यहीं पे इनको पेंशन दिया जाता था। अंतिम मुगल बादशाह थे, इनके पास कोई साम्राज्य नहीं था। इनके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा मुगल बादशाह जो बिना साम्राज्य का बादशाह था। इनका कोई साम्राज्य नहीं था, लेकिन बादशाह की पदवी इनको मिली हुई थी। अंग्रेज इनको पेंशन देते थे, और ये दिल्ली के लाल किले तक सीमित थे। तो जब इन सैनिकों का कब्जा हो जाता है दिल्ली पर, तो ये मुगल बादशाह से मिलते हैं, और मुगल बादशाह को भारत का बादशाह घोषित कर देते हैं। यहाँ पे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर को, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं, तो बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया। भारत का बादशाह घोषित। और इतना ही नहीं, इस क्रांति का नेतृत्वकर्ता भी घोषित कर दिया जाता है। क्रांति का नेता या क्रांति का नेतृत्वकर्ता, क्रांति का नेतृत्वकर्ता भी इनको घोषित कर दिया जाता है। तो ये घटना कब की है? 12 मई 1857 की है। तो 10 मई को सेना ने विद्रोह किया 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी में। वहां पर हथियारों को लूटा, और लूटने के बाद ये लोग दिल्ली के लिए कूच किए। 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच गए। 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया, और साथ में क्रांति का नेता घोषित कर दिया गया। और इन्हीं की अगुवाई में फिर क्रांति का आगाज होता है, प्रसार होता है, चीजें आगे बढ़ने लगती हैं। तो यहाँ पर 12 मई से लेकर 20 सितंबर तक, 20 सितंबर, 12 मई से लेके 20 सितंबर तक इन सैनिकों का दिल्ली पे शासन रहा, कब्जा रहा। यानी अगले 4 महीनों तक, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगले 4 महीनों तक अंग्रेज यहाँ पे काबिज नहीं हो पाए। लेकिन 4 महीने बाद एक बड़ी सेना के माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा हमला किया गया, और हमला करने के बाद दिल्ली को पुनः प्राप्त कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ पर 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर कब्जा, दिल्ली पर कब्जा। तो अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया गया। कब कब्जा हुआ? 20 सितंबर 1857 को। और जब दिल्ली पे कब्जा किया गया तो मुगल बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद इनको भेज दिया गया रंगून। रंगून जो बर्मा में पड़ता है, आज का म्यांमार। तो इनको म्यांमार भेज दिया गया, बर्मा में भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। और 1862 ईस्वी में
मुगल बादशाह की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से जो अंतिम मुगल बादशाह थे वो समाप्त हो गए। इनके दो पुत्र थे, मिर्जा मुगल थे और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान थे। इन दोनों पुत्रों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। यानी इनकी जो वंशावली थी मुगल बादशाह की, ये वंशावली ही समाप्त कर दी जाती है। तो इस तरह से मुगल साम्राज्य यहीं पे समाप्त हो जाता है। वह मुगल साम्राज्य जो बाबर से शुरू हुआ था 1526 से लेके यहाँ 1858 में इनकी जब गिरफ्तारी हुई, इनको रंगून भेजा गया और इनके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी गई। तो इस तरह से ये साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए बहादुर शाह जफर को या बहादुर शाह द्वितीय को अंतिम मुगल बादशाह माना जाता है। तो इस तरह से क्रांति का आगाज कब हो जाता है? तो 10 मई 1857 को क्रांति का आगाज हो जाता है, जो कि डेट निर्धारित किया गया था 31 मई 1857 का। लेकिन क्रांति शुरू हो गई। तो जब क्रांति शुरू हो गई तो जो इसके अन्य केंद्र थे, अन्य सेंटर थे, वहां भी आंदोलन शुरू हो गया, वहां भी युद्ध शुरू हो गया। अलग अलग केंद्र बने थे, जैसे कानपुर था, लखनऊ था, झांसी था, ग्वालियर था, जमशेदपुर, बिहार में जमशेदपुर था। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटर थे। इलाहाबाद था, फैजाबाद था, गोरखपुर था, बरेली था, उड़ीसा था, बहुत सारे सेंटर थे। और अलग अलग सेंटर पर अलग अलग लोगों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया और अलग अलग जनरल के द्वारा इस क्रांति को दबाया गया। तो एक लंबा युद्ध चला, करीब 1-1.5 सालों तक ये झड़पें चलती रहीं, युद्ध चलता रहा। कई स्थानों पर भारतीय राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों को बुरी तरीके से पराजित किया, अंग्रेजों को भागना पड़ा और बाद में बड़ी सेना वो लोग लेके आते हैं, तब वहां पे क्रांति को दबाते हैं। तो इस तरह से एक प्रक्रिया शुरू हुई। क्रांति की शुरुआत हो गई 10 मई को और ये क्रांति अगले 1.5 वर्षों तक चलती रही। अलग अलग स्थानों पर भारत के अलग अलग लोगों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया और अलग अलग अंग्रेज जनरल के द्वारा इस आंदोलन को दबाया गया बड़ी सेना के माध्यम से। तो किस सेंटर पर किसने अगुवाई किया था और किसके द्वारा इस आंदोलन को दबाया गया था, अब उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये तो क्रांति का आरंभ हो गया। अब हम लोग क्रांति के प्रसार पर चलेंगे। तो क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे क्रांति का प्रसार। ये तो क्रांति का आरंभ था, अब हम लोग देखेंगे क्रांति का प्रसार। क्रांति का प्रसार, तो क्रांति के प्रसार में क्या है, अलग अलग जो सेंटर थे उन सेंटरों पर भारत के तरफ से अगुवाई किसने किया, सेना का नेतृत्व किसने संभाला, और अंग्रेजों के तरफ से सेना का नेतृत्व किसने संभाला, ये हमको समझना है। आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछता है। तो इसका एक डायग्राम हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से केंद्र थे और किन केंद्रों पर किसके द्वारा अगुवाई की गई और किसके द्वारा इसका दमन किया गया। तो यहाँ पर एक चार्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्रांति का जो प्रसार है, विद्रोह का प्रसार है, इस विद्रोह के प्रसार में हम लोग यहाँ पे केंद्रों को देखेंगे, भारत के तरफ से नेतृत्व किसने किया था उसको देखेंगे और किसके द्वारा दमन किया गया था, कौन से अंग्रेज जनरल के द्वारा दमन किया गया था उसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से आप इसको क्लियर कर लेंगे। तो चलिए पहला देख लेते हैं। यहाँ पर पहला सेंटर हम लोग देखते हैं लखनऊ। तो लखनऊ में भी क्रांति का आगाज हुआ। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर कौन से अंग्रेज कैप्टन ने इसको दबाया था, कौन से अंग्रेज नेतृत्वकर्ता ने इसको दबाया था, उसी को दमनकर्ता कहा जाता है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है कैंपबेल। तो कैंपबेल ज्यादातर स्थानों पर इस आंदोलन को दबाया था, यानी एक बड़ी सेना लेकर के बेहतर नेतृत्व क्षमता के साथ इसने आक्रमण किया और भारतीयों को दबाने में यह कामयाब हो गया था। तो लखनऊ में नेतृत्वकर्ता कौन थी, तो बेगम हजरत महल थी और दमनकर्ता कौन हो गया, कैंपबेल हो गया। दूसरे सेंटर पे आ जाइए, दूसरा सेंटर है कानपुर। तो कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, तो कानपुर में नेतृत्व संभाला था किसने, यहाँ पर नेतृत्व संभाला था नाना साहब ने। और नाना साहब कौन थे,
पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। पेशवाओं का काल आपको याद होगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मराठा साम्राज्य का जो उदय होता है वो शिवाजी महाराज के बाद पेशवाओं का दौर शुरू हो जाता है। 7 पेशवा होते हैं और उसमें जो अंतिम पेशवा हुए थे पेशवा बाजीराव द्वितीय, वो अंग्रेजों से हार जाते हैं 2 युद्धों में, जिसको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। और इसमें पराजित होने के बाद मराठा साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो 1818 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय पराजित हो गए थे और फिर मराठा साम्राज्य को भारतीय साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो वही पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। और इस आंदोलन में, इस विद्रोह में कानपुर में इन्हीं की द्वारा अगुवाई की गई थी, तो ये नेतृत्वकर्ता हो गए। और यहाँ पर आंदोलन को दबाया किसने? यहाँ पे आंदोलन को दबाया था कैंपबेल ने। ध्यान रखिएगा, कैंपबेल ने जब यहाँ के आंदोलन को दबाया तो नाना साहब ने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि वो नेपाल चले गए और नेपाल में ही जाकर के उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बेगम हजरत महल और नाना साहब ये दोनों लोग आत्मसमर्पण नहीं किए थे और नेपाल चले गए थे। नेपाल में ही इन लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये लोग कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। तो ये हो गया कानपुर का। तीसरे पे चलेंगे, तीसरा है झांसी। तो झांसी तो सर्वविदित है, सबको पता है कि झांसी में नेतृत्व किसने किया था? महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। झांसी में इन्होंने स्मिथ की सेना को पराजित कर दिया था और उसके बाद ये चली गई ग्वालियर, और ग्वालियर में भी ये अंग्रेजी सेना से लड़ रही थी, उनको पराजित कर रही थी। लेकिन आगे चल करके स्मिथ और ह्यूरोज की संयुक्त सेना इनके सामने आ जाती है। 2-2 बटालियन एक साथ आ जाते हैं। दोनों बटालियन से लक्ष्मीबाई घिर जाती हैं, लंबा युद्ध करती हैं, लेकिन अंततः ये वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। यानी युद्ध के मैदान में ही ये वीरगति को प्राप्त हो गई थी। तो इस तरह से झांसी में भारतीय नेतृत्वकर्ता महारानी लक्ष्मीबाई और दमनकर्ता कौन थे? स्मिथ और ह्यूरोज। ठीक ना, स्मिथ और ह्यूरोज। आगे बढ़ेंगे हम लोग बिहार में। तो बिहार में एक स्थान पड़ता है जमशेदपुर। तो जमशेदपुर के जमींदार हुआ करते थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, अंग्रेजों से युद्ध किया और कई स्थानों पर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को पराजित किया। लेकिन एट लास्ट कुंवर सिंह युद्ध में घायल हो जाते हैं और घायल होने के कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनके मृत्यु के बाद इनका नेतृत्व कमजोर पड़ जाता है और जिसके कारण यहाँ पर अंग्रेज जनरल के द्वारा यहाँ के विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। तो यहाँ विद्रोह को दबाने वाले 2 जनरल थे, एक का नाम है विलियम टेलर और दूसरे का नाम है विसेंट आयर। ये वी का मतलब विसेंट है, विसेंट आयर। तो यहाँ पर बिहार में इस विद्रोह को दबाने का काम किया था विलियम टेलर और विसेंट आयर ने। तो ये बिहार की बात हो गई। अगले सेंटर पे चलेंगे तो अगला सेंटर हमारा इलाहाबाद है, जिसको आजकल हम लोग प्रयाग बोलते हैं। तो इलाहाबाद में भी क्रांति का आगाज हुआ था, विद्रोह हुआ था और यहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया था मौलवी लियाकत अली ने। मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद में नेतृत्व संभाला और यहाँ पे जो दमन करने वाले अंग्रेज जनरल थे उनका नाम था जनरल नील। तो जनरल नील के द्वारा इस आंदोलन को, इस विद्रोह को, इस क्रांति को दबाया गया था। आगे बढ़ेंगे फैजाबाद। तो फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। तो मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा फैजाबाद में नेतृत्व संभाला गया, लड़ाई लड़ी गई अंग्रेजों के साथ और यहाँ पर इस आंदोलन को दबाया था कैंपबेल ने। तो यहाँ पर दमनकर्ता कौन हो जाएगा? कैंपबेल हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए बरेली। तो बरेली में नेतृत्व किसने संभाला था? तो बरेली में नेतृत्व संभाला था खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया, लड़ाई लड़ी गई और अंततः कैंपबेल ने यहाँ पर भी इस विद्रोह को दबाने का कार्य किया था। तो ज्यादातर स्थानों पर कैंपबेल के द्वारा ही विद्रोह को दबाया गया था। तो ये तो थे कुछ बड़े सेंटर, बड़े केंद्र थे जहां
बहुत विधिवत तरीके से युद्ध हुआ था, लंबे समय तक युद्ध हुआ था। इसके अलावा चुटपुट झड़पें कई स्थानों पर हुआ था और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भारतीयों के द्वारा इसका नेतृत्व संभाला गया था। जैसे इसमें गोरखपुर का नाम आता है, इसमें उड़ीसा का नाम आता है, मेरठ का नाम आता है। कई छोटे छोटे सेंटर थे जहाँ पे ये सारी घटनाएं हुई थी, लेकिन मेन सेंटर में ये 7-8 नाम आपको याद रखने हैं। और इसमें नेतृत्वकर्ता कौन था और दमनकर्ता कौन था, इसके बारे में आपको समझना है। तो ये एक चार्ट आपके सामने है, इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे कि इस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ। क्रांति का परिणाम, क्रांति का परिणाम, क्रांति का परिणाम। तो यहाँ पर क्रांति का परिणाम आप जानते हैं कि एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन अंततः अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में कामयाब हुए और भारतीय इसमें पराजित हुए, यानी ये क्रांति असफल हो गई। तो परिणाम क्या हुआ? क्रांति की असफलता। ये क्रांति असफल हो गया, लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव हुआ। क्रांति तो असफल हो गया, लेकिन भारतीयों के अंदर एक नया उत्साह जागृत हो गया कि अगर हम लोग संगठित होके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ें तो हम अंग्रेजों को हरा भी सकते हैं और अंग्रेजों को यहाँ से भगा भी सकते हैं। तो एक जो नकारात्मकता आ गई थी भारतीयों के अंदर कि अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हैं, हम इनसे कभी मुकाबला नहीं कर सकते, इनसे लड़ नहीं सकते, इनको पराजित नहीं कर सकते, वो माइंडसेट लोगों का समाप्त हुआ। और इस क्रांति के बाद ये कन्फर्म हो गया कि अगर हम संगठित होकर लड़ें तो फिर हम इनको हरा भी सकते हैं और यहाँ से निकाल भी सकते हैं। और इसी का परिणाम हुआ कि इसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ आजादी की लड़ाई का, जिसको राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात कहीं न कहीं 1857 की क्रांति में छुपा हुआ है। तो राष्ट्रीय आंदोलन का दौर इसके बाद शुरू होगा और राष्ट्रीय आंदोलन का दौर 1885 से लेकर 1947 तक चलेगा और इसको 3 चरणों में बांटकर हम लोग देखेंगे। प्रथम चरण 1885 से लेके 1905 तक, द्वितीय चरण 1905 से लेके 1919 तक और तृतीय चरण 1919 से लेकर 1947 तक। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के चरण हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, तो यहाँ पर ये विद्रोह दबा तो दिया अंग्रेजों ने, लेकिन इसका बड़ा दूरगामी परिणाम निकला। ठीक ना? इसके क्या हुए? दूरगामी परिणाम निकले, दूरगामी परिणाम। इससे भारतीयों के अंदर एक उत्साह जागृत हो गया कि हम अंग्रेजों का मुकाबला कर सकते हैं और देश को आजाद करा सकते हैं। इसी के बाद फिर आजादी की लड़ाई शुरू हो गई, जिसको राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो आगे के टॉपिक में हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये तो हो गया क्रांति का परिणाम क्या हुआ, क्रांति असफल हो गई, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम निकले। अब प्रश्न बनता है कि क्रांति के असफलता के क्या क्या कारण थे। एक क्वेश्चन यही बनेगा कि यहाँ पर क्रांति के असफलता के कारण, क्रांति के असफलता के कारण क्या थे। तो देखिए, क्रांति के असफलता के कारणों को जब इंगित किया जाता है तो बहुत सारे कारण निकल करके सामने आते हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट बनता है कि समय से पूर्व, समय से पूर्व क्रांति का आरंभ, क्रांति का आरंभ। तो आप जानते हैं कि इसका डेट निर्धारित किया गया था। क्या डेट था इसका? 31 मई 1857। लेकिन क्रांति कब शुरू हो गई? ये शुरू हो गया था 10 मई 1857 को, जिसकी वजह से यह क्रांति असफल हो गई। इसका जो दूसरा कारण माना जाता है
दूसरा कारण ये माना जाता है कि संगठन का अभाव था। संगठन का अभाव था। इसके अलावा नेतृत्व का अभाव था। इसके अलावा प्रशिक्षित सेना का अभाव था। प्रशिक्षित सेना का अभाव था। तो बहुत सारे ऐसे कारण देखने में मिलते हैं कि जिसके वजह से ये क्रांति असफल हो गई। अंग्रेज सैनिक बेहतर तरीके से प्रशिक्षण लेकर के आए हुए थे, जबकि भारत के जो सैनिक थे, राजा महाराजाओं की जो लड़ाई की पद्धति थी वो पुरानी पद्धति थी। इसलिए अंग्रेज भारतीयों पर हावी हो जाते हैं और अंततः इस क्रांति को दबा देते हैं, विद्रोह को दबा देते हैं। अब इसका जो परिणाम निकला, उस परिणाम के परिणाम स्वरूप कुछ नई चीजें होती हैं। उन नई चीजों को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्रांति का जो परिणाम हुआ, क्रांति का परिणाम, इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा और इसी के फलस्वरूप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश शासन आरंभ हो जाता है। ताज का शासन आरंभ हो जाता है और इसके लिए लाया जाता है यहाँ पे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आएगा और इस घोषणा पत्र के माध्यम से कंपनी का शासन समाप्त हो गया और उसके स्थान पर ब्रिटिश ताज का शासन आरंभ हो गया। और इसके साथ ही जो गवर्नर जनरल का पद होता था उसको बदल दिया गया और गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय का पद बनाया गया। तो क्या पद बना? गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय, ये पद सृजित किया गया। जो गवर्नर जनरल होते थे उनकी नियुक्ति कंपनी के तरफ से किया जाता था और जो वायसराय हैं इनकी नियुक्ति सम्राट की तरफ से की जाएगी। ये सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। तो विक्टोरिया के घोषणा पत्र के माध्यम से शासन सत्ता को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटेन का शासन भारत पे आरंभ हो जाता है। तो परिणाम का ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1857 की क्रांति बेशक सफल नहीं हो पाई, असफल हो गई, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप भारत के शासन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। कंपनी का शासन समाप्त हो गया और इसके साथ ही ब्रिटिश ताज का शासन आरंभ हो जाता है। तो यही था हमारा 1857 की क्रांति। इस टॉपिक में हमको बस इतना ही समझना था। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन को आरंभ करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो अगले लेक्चर से हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ करेंगे। 1885 से लेकर 1947 तक का जो आजादी की लड़ाई का इतिहास है उसको हम लोग शुरू करेंगे, एक सीरीज में आरंभ करेंगे। वन बाय वन जो विभिन्न घटनाएं घटित हुई हैं उसको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से वही अपील है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपके लिए ये क्लास कितना उपयोगी साबित हो रहा है, इसमें और सुधार की क्या गुंजाइश हो सकती है। तो ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, उस पर विचार किया जाएगा। तो इसी नोट्स के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।